वेलकम टू W3 Academy। माय नेम इज शिव प्रसाद जांगिड़ और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के इस नए सेशन के अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है यहाँ पे, उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं की टेक्नोलॉजीज के ऊपर कि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जो की टेक्नोलॉजीज है, कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, कौन कौन सी ऐसी की टेक्नोलॉजीज है यूज होती है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स HTML की, उसके बाद में अपन बात करेंगे CSS की, उसके बाद में अपन बात करेंगे बूटस्ट्रैप की और लास्ट के अंदर अपन बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। तो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स HTML की। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फ्रेंड्स। जैसे कि इसके नाम से ही अपन को जस्टिफाई होता है कि इसका नेम है, क्या बोलना चाह रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी आपने कभी किसी फेसबुक के पेज पे, किसी भी वेबसाइट के पेज पे एक बटन को देखा होगा, जब उस पे आप क्लिक करते हैं तो वो रिडायरेक्ट होके किसी दूसरे पेज के ऊपर चला जाता है। तो उस जो टर्म है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट। मतलब किसी भी बटन पे हाइपर होने के बाद में वो रिडायरेक्ट होके दूसरे पेज पे चला जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो भी लैंग्वेज है अपने अपने कीवर्ड्स, अपने वर्ड्स, अपने टेक्स्ट को मिला के बना होता है फ्रेंड्स। तो मार्कअप लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब होता है कि HTML जो लैंग्वेज है ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर बहुत सारे जो टैग्स होते हैं उनसे मिला के एक वेब पेज को बनाया जाता है और बहुत सारे वेब पेज बन के एक वेबसाइट को तैयार करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं HTML की। तो एक ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है किसी वेबसाइट को बनाने के लिए फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो आपने जब भी अपने नए घर की शुरुआत की होगी फ्रेंड्स, तो आपने स्ट्रक्चर जरूर बनाया होगा, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से स्ट्रक्चर जरूर बनाया होगा। तो वो जो अपना जो नक्शा होता है उसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे HTML। उसके बाद में जो कलर होता है उसका, उसके अंदर जो भी अपन डेकोरेशन का पार्ट करते हैं उस पार्ट को अपन बोलते हैं यहाँ पे CSS की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी अपने वेब पेज होता है उसको अपन बेहतरीन डिजाइन देना चाहते हैं तो वहां पे अपन इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं CSS। अब जब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स अपनी वेबसाइट बनके पूरी तैयार हो चुकी है, अब उसको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज पे, आईफोन पे, आईपैड पे और बहुत सारे मोबाइल्स के अलग अलग वर्जन्स पे अपन को सही तरीके से दिखाना है। तो उस चीज को करने के लिए ये CSS का एक एडवांस फ्रेमवर्क है जिसको बोला जाता है बूटस्ट्रैप। इसके थ्रू बाय डिफॉल्ट ऐसी क्लासेज होती है जिनको लगाने के बाद में ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट आपकी ऑटोमेटिक हर एक मोबाइल के वर्जन पे, आईपैड के वर्जन पे ऑटोमेटिक सेट हो जाती है और उसका लेआउट बहुत अच्छी तरीके से यूजर को दिखाई देता है फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की। तो फ्रेंड्स आपने कई बार देखा होगा कि जो जब भी आप कोई भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं या फिलअप करते हैं तो उस दौरान आपको, आपने देखा होगा आपने यूजर नेम के अंदर कुछ गलत या फिर न्यूमेरिक टाइप के कोई डेटा को इंसर्ट किया हो तो वहां पे एक तरीके से आपको पॉपअप दिखाई देता है। उस पॉपअप को आपको वहां बोला जाता है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब आपको ये बताता है कि आपने जो भी यूजर नेम है उसके अंदर आपको ओनली यहाँ पे करेक्टर ऐड करना है। वहां पे अपने जो आपने जो न्यूमेरिक वैल्यू वहां पे ऐड की है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके की जो फंक्शनलिटीज है जो फॉर्म के अंदर लगाने की है या फिर किसी बटन पे क्लिक करने के बाद में अपन को कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करवानी है, उस चीज को यहाँ अपन जावास्क्रिप्ट के पार्ट में लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो किसी एक कार को बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर की जरूरत रहती है, उस पार्ट को अपन HTML बोल सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में उसके कलर्स की बात करें उसको अपन CSS बोल सकते हैं। उसके बाद में अपन उस कार को जो भी उसकी फंक्शनलिटीज है, जैसे उसके एक्सीलेटर है, उसकी रेस है, उस सारी फंक्शनलिटीज को अपन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये जो सेकंड स्लाइड है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अपन अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अपन बात करने जा रहे थे यहाँ पे कि HTML की फ्रेंड्स। तो HTML की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी ये HTML है वो क्या करता है कि किस लिए यूज आता है, मार्केट के अंदर HTML का यूज क्यों हो रहा है। तो इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि ये वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए काम आता है और ये एक स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर की जो
स्टैंडर्डाइजेशन है उसको मेंटेन करके रखता है। तो एक तरीके से अपन बात कर सकते हैं कि ये डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब डॉक्यूमेंट की। उसके बाद में अपन बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। और उसके बाद में HTML जो अपनी लैंग्वेज है वो ब्राउजर को ये बताता है कि अपना जो कंटेंट है, जो भी आपने कंटेंट को आपको अपनी वेबसाइट पे शो करवाना है, ब्राउजर के ऊपर शो करवाना है, उसको किस तरीके से शो करवाना है, उस सारी फंक्शनलिटीज को यहाँ पे HTML लैंग्वेज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं यहाँ पे कि HTML जो लैंग्वेज है उसको बनाने के लिए, उसकी लैंग्वेज को रिटर्न में लिखने के लिए कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से एडिटर्स की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद में कौन कौन से ब्राउजर्स पे ये इजीली रन हो सकता है, उसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे एडिटर्स की। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो विंडोज का लर्निंग पर्पज के लिए जो सबसे बढ़िया टूल जो बोल सकते हैं एडिटर होता है, उसको बोलते हैं अपन नोटपैड। उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, अपने जो भी सारे HTML के कोड है उसको अपन को हैंड रिटन अपन को खुद से लिखना पड़ता है, जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है लर्निंग पर्पज के लिए। उसके बाद में इसका एक्सटेंडेड जो वर्जन है वो है नोटपैड प्लस प्लस को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन VS कोड जो अमूमन अभी प्रोफेशनली जितने भी डेवलपर्स है, डिजाइनर्स है, वो अभी यूज कर रहे हैं VS कोड। उसके बाद में सबलाइन टेक्स्ट, उसके बाद में अपन बात करने जा रहे हैं एटॉम। तो ये सारे के सारे एडिटर्स है फ्रेंड्स, आज मॉडर्न जो भी सिनेरियो के अनुसार है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं फ्रेंड। उसके बाद में अपन ब्राउजर्स की बात करते हैं तो HTML की जो लैंग्वेज है वो सभी नए वर्जन्स के ब्राउजर्स है, क्रोम, फायरफॉक्स, एज या फिर सभी प्रकार के ब्राउजर्स के ऊपर इजी टू परफॉर्म कर रहा है फ्रेंड्स। तो अपन यहाँ पे बात करने जा रहे थे कि किस तरीके से HTML की लैंग्वेज को लिखा जाता है, किस एडिटर में लिखा जाता है, तो वो अपन यहाँ पे सारी की सारी चर्चा आज कर चुके हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं फ्रेंड्स कि HTML के कौन कौन से एक एलिमेंट्स है, कौन कौन से ऐसे टैग्स है जिनसे मिलके HTML की लैंग्वेज को बनाया जा सकता है। HTML एक लैंग्वेज है जिनके टैग्स को पूरा मिला के एक वेब पेज बनाया जाता है। अपन बात करने जा रहे हैं वेब पेज की। तो वेब पेज इज कलेक्शन ऑफ HTML के टैग्स, और बहुत सारे वेब पेज मिलके एक वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं फ्रेंड्स। तो अपन बात करने जा रहे हैं बेसिक HTML के एलिमेंट्स की फ्रेंड्स। यहाँ पे अपन बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स हेडिंग टैग्स की। तो हेडिंग टैग्स कुल मिला के HTML के अंदर 6 टाइप के टैग्स होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग जो फर्स्ट नंबर का जो टैग होता है उसको बोला जाता है यहाँ पे H1 टैग। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा H1 टैग, H1 का मतलब होता है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी का टैग जिसका टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है। तो उसके अंदर H1 टैग अपन यूज करेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे अपन टेक्स्ट को डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से अपन हेडिंग टैग के अंदर H1 से लेके H6 टैग को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अपन को इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि HTML की जो लैंग्वेज है वो 2 तरीके से काम करती है। सबसे पहली चीज कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि HTML की लैंग्वेज के अंदर अपन H1 को स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं और इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका सबसे बड़ा एक बहुत एडवांटेज ये है कि इसको जब भी प्रोफेशनली लिखा जाता है तो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है फ्रेंड्स। दूसरी ये बात कि जब भी HTML की लैंग्वेज को लिखा जाता है तो सबसे पहले उसके जो टैग्स है उसको स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन किया जाता है, उसके बाद में उसको बंद भी किया जाता है। तो ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की। जब भी आप वेबसाइट के अंदर कोई भी कंटेंट, कोई भी डिस्क्रिप्शन वहां पे शो करवाना चाहते हो तो ये क्या करते हैं अपन, पैराग्राफ जो टैग होता है उसके अंदर अपन इसको शो करवा सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करने जा रहे हैं थर्ड जो इसका टैग है BR। इसके नाम से ही इसको शो करा जा सकता है BR ब्रेक लाइन। इसको किसी भी, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी पैराग्राफ के अंदर लाइन को ब्रेक करना है, 2 पैराग्राफ को आपको सेपरेट शो करवाना है तो उसके लिए अपन को BR का यूज करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन HR। जब भी आप क्या करते हैं किसी भी एक पैराग्राफ को या एक किसी सेक्शन को एक सेपरेटली एक लाइन के थ्रू उसको डिवाइड करते हैं तो उसके लिए अपन HR टैग का यूज करते हैं फ्रेंड। उसके बाद में अपन बात करने जा रहे हैं डिव, उसके बाद स्पेन, ब्लॉक्स। ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स, जब भी अपन अपनी जो डिस्क्रिप्शन है, हेडिंग है, अपने सेक्शंस को लिखते हैं तो इस
तरीके के टैग्स को यूज करते हैं जिससे ब्राउजर को ये पता लग जाता है कि ये एक सेक्शन की तरह काम कर रहा है या फिर एक पर्टिकुलर ये हेडिंग है या एक पैराग्राफ है फ्रेंड्स। उसके बाद में बात करें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, फ्रेंड्स जब भी आपने देखा होगा किसी भी न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी एडिटिंग साइट के ऊपर, तो आपको एक जो पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा एडिटेबल फॉर्मेटेबल दिख रहा होगा। उसके अंदर सबसे बढ़िया चीज क्या होती है उसके अंदर कि आपका जो पैराग्राफ है वो स्टार्टिंग के अंदर जो उसकी हेडिंग होती है बोल्ड होती है, इटैलिक होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स उसके सेंटेंस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपन इसको इन टैग्स के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। सीएसएस के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो सीएसएस की फुल फॉर्म यहाँ होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। किसी भी वेबसाइट को अच्छी तरह से डिजाइन देने के लिए, बहुत खूबसूरती से उसको दिखाने के लिए हम जिस लैंग्वेज की, जिस टूल की, जिस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का ऐसा टूल होता है जो आपके HTML के जो स्ट्रक्चर के अंदर आपने वेबसाइट का जो ढांचा खड़ा किया है उसको एक बहुत तरीके से कलर्स आपको देता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि HTML के अंदर CSS को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो अब जो वेबसाइट जो अपन बनाते हैं उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए जैसे मान लीजिए आपको एक पैराग्राफ है उसका अपन को कलर रेड करना है, तो अपन यहाँ पे इनलाइन CSS का यूज कर सकते हैं। इनलाइन CSS का मतलब हो गया उसी टैग के अंदर ही आपको वो स्टाइल शीट अप्लाई करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा, उसके बाद में इक्वल टू का साइन डबल कोट के साथ में आप कलर दे सकते हैं, उसके बाद में उस एट्रीब्यूट की वैल्यू दे सकते हैं। इस तरीके से आप उस जो पैराग्राफ का टैग है यहाँ पे आप हेडलाइन भी ले सकते हैं, H1 टैग भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप इनलाइन CSS का यूज करके अपने वेबसाइट के वेब पेज को बहुत अच्छा ब्यूटीफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन बात करना चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट के अंदर मैं इनलाइन CSS का यूज ज्यादा नहीं करना चाहता प्रोफेशनली, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए इंटरनल CSS का यूज करूंगा। इंटरनल CSS का मतलब हो गया बहुत सारी मेरी स्टाइल शीट्स है उसको मैं एक जगह मेंटेन करके रखूंगा और उसके लिए मैं कॉल फंक्शन का यूज करूंगा, जिसके अंदर अपन बोल सकते हैं जैसे पैराग्राफ है, जो ये सेलेक्टर है, इसका मतलब ये हो गया इसके अंदर की पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद में मैंने इसका एक एट्रीब्यूट यहाँ डिफाइन किया, उसका कलर डिफाइन किया कि मेरे को इसको पैराग्राफ है इसको ब्लू कलर देना है। तो यहाँ पे ये एक इसकी पर्टिकुलर जितने भी पैराग्राफ है उसके अंदर सबके अंदर ब्लू कलर डिफाइन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके कारण क्या हुआ, एक तो इसका सेपरेट जो पार्ट है वो बन गया कि इसके अंदर इंटरनल CSS के अंदर अपन बहुत सारी CSS को एक साथ लिख सकते हैं, तो एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रूप हो गया उसका। उसके बाद में अपन बात करना चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर अपन बहुत सारी CSS को अप्लाई नहीं करना चाहते, अलग अलग सेपरेट उसकी फाइल्स को रखना चाहते हैं। तो उस फाइल्स को अलग तरीके से कॉल करवाने के लिए यहाँ पे एक्सटर्नल रूप भी दिया गया है, जिसको बोला जा सकता है कि एक्सटर्नल CSS को अपन लिंक के थ्रू भी वहां पे लिंक जो एट्रीब्यूट आता है उसके थ्रू भी अपन यहाँ पे लिंक करवा सकते हैं और उसका नाम रिलेशन स्टाइल शीट रख सकते हैं। उसके बाद में SRC के अंदर उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, उसका पाथ है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये किसी डॉक्यूमेंट में कहां पे है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो CSS की क्लास वो फाइल आपकी वहां कॉल हो जाएगी। उसके बाद में आपकी जो CSS है वो पूरे वेब पेज के अंदर अप्लाई हो जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स अपन यहाँ पे बूटस्ट्रैप की। आपको सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर शुरुआती तौर में बता दिया था कि बूटस्ट्रैप एक CSS का एक्सटेंडेड रूप है, एक फ्रेमवर्क है जो कि क्या करता है आपकी वेबसाइट को डिफरेंट मोबाइल्स, आईपैड, अलग अलग डिवाइसेज के ऊपर आपके जो कंटेंट है आपके सेक्शंस को वेल डिफाइंड मैनेज करता है। तो आपको अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे Bootstrap is a popular front-end framework for developing responsive and mobile first website using pre-built components and utilities। तो अपन बात करने जाते हैं इसके अंदर एडवांटेजेस की। ये सबसे पहले क्या काम करता है, सेव्स डेवलपमेंट टाइम। या आपकी वेबसाइट को आपने जब HTML CSS के थ्रू बनाया होगा बहुत सारा कोड लिखना पड़ता होगा आपको, लेकिन ये क्या करता है इसके अंदर प्री डिफाइंड बहुत सारी क्लासेज होती है जिनका यूज करके आप ऑटोमेटिक उस वेबसाइट को मोबाइल रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो आपको इसको बनाने
बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको उसकी क्लासेज को डिफाइन करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए इसकी सीडीएन फाइल को यहाँ पे लिंक के थ्रू आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी फाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप लेआउट यूटिलिटीज की, कौन कौन से किस टाइप की अपन को यूटिलिटीज काम आती है वहां पे बूटस्ट्रैप के लिए। तो अपन बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स अपन स्पेसिंग की। अपन को कभी भी पैराग्राफ में हेडिंग के अंदर अपन को स्पेसिंग देनी है तो अपन यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ पे पेडिंग के लिए P-2 कर सकते हैं, बाई डिफॉल्ट आपको पेडिंग यहाँ पे मिल जाएगी। साइजिंग के लिए आप किसी भी इमेज की साइजिंग को, विड्थ को, हाइट को यहाँ मेंटेन करके रख सकते हैं। जैसे ही आप W-25 करेंगे 25 पिक्सल, या फिर बाद में आप M-1 करेंगे तो मार्जिन ऑटोमेटिक वहां बाय डिफॉल्ट उस जो सीडीएन फाइल के अंदर जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर बहुत सारी क्लासेज बाय डिफॉल्ट रहती है जो इस M-1 की जो क्लास है उसको आइडेंटिफाई करती है और उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देती है। फ्रेंड्स बॉर्डर्स के अंदर अपन बॉर्डर लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी क्लासेज है जो बूटस्ट्रैप की बाय डिफॉल्ट क्लासेज है, उनको यहाँ पे यूज करके अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, फास्ट बना सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में बात करने जा रहे हैं जो मेन फंक्शनलिटी है फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट। जैसे इसके नाम से ही इसको शो करवाया जा सकता है कि ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो क्या करती है अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाती है। आपके वेब पेज के अंदर कोई भी टाइप के वैलिडेशंस लगा सकते हैं। जब किसी यूजर को ये पता नहीं रहता कि किसी फील्ड के अंदर, किसी इनपुट टाइप के अंदर अपन किसी टेक्स्ट को लिखे और अपन ने गलत लिख दिया तो वो उस प्रोसेस को आगे नहीं जाने देगा फ्रेंड्स, वैलिडेशन आकर कर देगा। वैलिडेशन का मतलब आपको एक पॉपअप के अंदर शो करवा देगा कि आपने जो एंट्री करी है बहुत गलत किया, आप उसे सही कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में जाने के पहले। फ्रेंड्स जावास्क्रिप्ट के अंदर अपन नॉर्मल बात करने जा रहे हैं फर्स्ट स्टेप की यहाँ पे, तो फॉर्म वैलिडेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स। फॉर्म के अंदर जैसे अपन यहाँ पे HTML का जो फॉर्म है उसको जब भी सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद में किसी टेक्स्ट को चेंज करना हो या फिर अपन ने इनपुट टाइप के अंदर कुछ गलत इंफॉर्मेशन या फिर आप न्यूमेरिक वैल्यू वहां पे फील्ड के अंदर फिल कर दी तो वहां पे अपन को किस तरीके से वैलिडेशन अकर होता है उसके बारे में समझा रहे हैं। फॉर्म टैग लगाया यहाँ पे, उसके बाद में ऑन सबमिट पे जब उस फॉर्म के बटन पे अपन क्लिक करते हैं तो उसके बाद में क्या नेक्स्ट फंक्शनलिटी परफॉर्म होती है उसके लिए अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं फ्रेंड। जावास्क्रिप्ट के जो सारा का सारा जो कोड है उसको एक स्क्रिप्ट टाइप की जो टैग है उसके अंदर लिखा जाता है फ्रेंड। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं स्क्रिप्ट, उसके बाद में यहाँ पे स्क्रिप्ट के जो टैग है, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था HTML का जो बेसिक फंक्शनलिटी होती है वो ये होती है किसी भी टैग को स्टार्ट करने के बाद में उसको क्लोज करना बहुत जरूरी रहता है। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के कोड को अपन यूज करने के लिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में अपन एक फंक्शन चला सकते हैं कि उस जो फंक्शन है उस जब ऑन क्लिक पे अपन बटन पे अपन ने क्लिक किया उसके बाद में वो क्या करेगा फ्रेंड्स, उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के लेके आएगा। उसके अंदर जैसे ही अपन ने देखा कि वहां पे तो कुछ भी वैल्यू नहीं है तो वहां पे नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, या आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अलर्ट शो कर देगा आपको वहां पे और आपका वैलिडेशन अकर हो जाएगी। इसी तरीके से अपन बहुत सारी ये चार जो टेक्नोलॉजीज है उनको मिला के अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। आगे की क्लास में अपन सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में प्रैक्टिकली बात करेंगे। प्रैक्टिकली एक एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज को डीपली एनालिसिस करते हुए चलेंगे, अपनी वेबसाइट को इजी तरीके से मेंटेन करेंगे और अपनी वेबसाइट को इजी तरीके से बनाएंगे जैसे कि हम खेल ही खेल के अंदर बहुत सारी चीजें कर जाते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।